तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका अपना सिंक्रो सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंक्रो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का बायोलॉजी लेकर आए हैं और बायोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर जीवों में जनन कैसे होता है। और जीवों में जनन के अंतर्गत आज हमारा 6वां लेक्चर है और 6वें लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे परागकण का अंकुरण, ठीक, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने परागण बताया था। क्या बताया था? पोलिनेशन बताया था। क्या बताया था? पोलिनेशन यानी परागण, यानी कि परागकणों का परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो परागण के अंतर्गत हमने दो चीज़ बताया, एक स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। जब ये क्रिया स्वयं हो जाती है, यानी कि परागकण मादा पुष्प के वर्तिका पर अगर स्वयं पहुंच जाते हैं तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। और दूसरा हमने बताया कि पर परागण में हमने बताया किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। परागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, यानी कि किसी के जो परागकोश का से निकले परागकणों का वर्तिकाग्र पहुंचने के लिए, वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, यानी कि पर परागण कहते हैं। तो पर परागण में जो होता है कि हमने कहा कि पर परागण जो क्रिया होती है एक लिंगी और बहुलिंगी दोनों पौधे में होती है, और जो स्वपरागण क्रिया होती है एक द्विलिंगी पौधे में होता है, क्योंकि द्विलिंगी उसे कहते हैं जिनमें नर और मादा युग्मक दोनों उपस्थित होते हैं। इसके बाद हमने कहा कि जो पर परागण क्रिया होती है, जो माध्यम जो होते हैं तीन होते हैं। एक जो होता है जल हो सकता है, जल परागण होता है। दूसरा वायु माध्यम होता है, वायु परागण होता है। और तीसरा जो होता है जंतु परागण होता है, जिसे हम जंतु परागण यानी जल का जंतु माध्यम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जंतु परागण कहते हैं। तो इस प्रकार की परागण क्रिया हो गई, यानी कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, यानी मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो अब जो वर्तिकाग्र ये वाला भाग होता है, ये पुष्प हमने बनाया है, एक बीजाणु बनाया है यानी अंडाशय का हमने पुष्प बनाया है, तो इसे हम स्त्री केसर कहते हैं या हम जायन कहते हैं। तो जायन के हमने बताया तीन भाग होते हैं, ये जो खुला हुआ भाग होता है इसे हम अंडाशय कहते हैं, इसके ऊपर पतले भाग को वर्तिका, और ऊपर जो घुंडी जैसी एक संरचना होती है इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। और वर्तिकाग्र पर एक प्रकार का तरल चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है? एक प्रकार का तरल चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे सक्रिय तरल पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय तरल पदार्थ कहते हैं। और सक्रिय तरल पदार्थ क्या करते हैं कि जब पोलन ग्रेन पहुंचता है, यानी कि परागकण जब वर्तिका में पहुंचता है तो उसे चिपका लेता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब परागण क्रिया हो गई, हमने कहा कि अब परागण क्रिया हो गई, तो अब क्या होगा? जो परागकण होंगे उनका अंकुरण होगा। कहाँ पे होगा? वर्तिकाग्र पर होगा। कहाँ होगा भैया? वर्तिकाग्र पर होगा। क्या होगा? अंकुरण होगा, यानी कि वहाँ से अंकुरित होंगे। बीज जब अंकुरित होते हैं, जैसे हमने देखा कि अगर हम क्या करते हैं कि घर पर चना खाने के लिए जब हम उसे भिगो देते हैं तो चना क्या करें, 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए पानी में, तो वहाँ देखते हैं कि उसमें से कुछ अंकुर निकलते हैं हरे हरे, तो वो क्या कहते हैं? उसे हम अंकुरित चना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम अंकुरित चना कहते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब ये जो परागकण का यानी परागकण का अंकुरण, यानी कि उसका अंकुरण किस प्रकार होता है, इसके बारे में आज हम देखते हैं, अच्छे से देखेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खासकर 10 के एग्जाम के लिए। और इस टॉपिक को आप लोग एकदम छोड़िएगा मत, इसको बढ़िया से देखिएगा क्योंकि मज़ा आने वाला है और मज़ेदार टॉपिक है और ये अच्छी भी है। तो हमने कहा कि परागकण का अंकुरण यानी जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, मैं ऐसी विधि बताऊंगा कि शायद कोई पढ़ा सके नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। तो परागकण का अंकुरण यानी जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जब हमने बताया कि जब परागण क्रिया होती है, क्या होती है भैया? परागण। जब परागण क्रिया होता है, हमने कहा परागण में परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर यानी मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे परागण आ गया, यहाँ पे भैया चिपचिपा पदार्थ है। कौन सा चिपचिपा पदार्थ है? सक्रिय चिपचिपा पदार्थ होता है, सक्रिय तरल पदार्थ। हमने कहा था इससे एक तरल पदार्थ था जिसे हम क्या कहते हैं? सक्रिय तरल पदार्थ कहते हैं। जैसे परागकण, ठीक, चाहे पर परागण द्वारा पहुंचे, चाहे स्वपरागण द्वारा पहुंचे, चाहे कृत्रिम परागण द्वारा पहुंचे, जैसे यहाँ पे पहुंचता है परागकण, वह क्या करता है कि पहुंचने के बाद यहाँ पे जो तरल पदार्थ होता है उसको अवशोषित करने लगता है। क्या करने लगता है? अवशोषित करने लगता है। जब तरल पदार्थ को अवशोषित करेगा तो ये फूल जाता है। जो परागकण क्या होता है? वह फूल जाता है। और जब परागकण फूल जाता है तो यहाँ पे देखिए हमने परागकण का डायग्राम बना रखा है।
तो परागण के कुछ भाग होते हैं, जिससे जो सबसे ऊपरी परत जो होती है यह कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर होती है, तरल कठोर होती है और मोटी होती है, दृढ़ और कठोर होती है। और जिसे हम क्या कहते हैं? बाह्य चोल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बाहरी जब यानी कि स्टाइन कहते हैं, स्टाइन यानी कि बाह्य चोल कहते हैं। और अंदर एक चोल होता है जो पतली और कोमल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतः चोल कहते हैं। ठीक, जब हमने कहा कि और इसमें देखिए दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक वर्धी या कायिक कोशिका कहते हैं, दूसरा इसको हम क्या कहते हैं? जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कोशिका कहते हैं। जब ये परागकण यहाँ पहुँचता है, हमने कहा वर्तिका पर पहुँचता है, तो ये क्या करता है कि जो वहाँ का तरल सक्रिय पदार्थ था उसे अवशोषित करने लगता है। उसे क्या करने लगता है? अवशोषित करने लगता है। और अवशोषित जब करता है तो ये फूल जाता है, थोड़ा इसका आकार क्या होता है? बड़ा हो जाता है भैया। क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो जब इसका आकार बड़ा होता है तो जो इसके अंदर का ये जो आवरण होता है कोमल पत्ती, जिसे हम अंतःचोल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अंतःचोल। अंग्रेजी से इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम इंटाइन कहते हैं। तो यह क्या करता है कि तरल पदार्थ अवशोषित होकर यहाँ से एक नली निकलने लगती है छिद्र के द्वारा। ये इसमें क्या होता है कि छिद्र पाए जाते हैं, कई छिद्र पाए, जिसे हम जनन छिद्र कहते हैं भैया। जो वाय चोल होता है इसमें क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। और इस छिद्र को हम क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। और जब जनन छिद्र होता है तो ये जो होता है, जो अंदर जो भीतरी तरल होती है, ये बाहर एक अंकुरित होकर निकल जाती है और एक पराग एक नली बनाती है। यहाँ से क्या करती है? एक नली बनाती है भैया। ऐसे देखिए भैया, बना है ये इस तरह नली बनाती है। और यह नली जो होता है धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाता है? अंडाशय और बीजांडकाय में पहुँचता है। ये नली कहाँ पहुँचता है? बीजांडकाय में जाके खुलती है। ये नली क्या होती है? बीजांडकाय में जाकर खुलती है। ठीक, यानी कि इस नली को हम क्या कहते हैं? पराग नली कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पराग नली कहते हैं, यानी कि पोलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पोलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? पोलन ट्यूब यानी पराग नली कहते हैं। हमने कहा कि जब ये सक्रिय तरल पदार्थ कोशिश करके फूलेगा और यहाँ से एक अंकुर निकलेगा, क्या एक नली निकलेगी जो अंतःचोल से, कहाँ? अंतःचोल एक नली में बाहर निकलेगी। किसके द्वारा? जनन छिद्र से होते हुए। यह जो जनन छिद्र होता है जिससे होते हुए एक नली निकलेगी और यह नली का कहाँ जाएगी? जो मादा जन्नांग होते हैं बीजांडकाय में, कहाँ जाएगी? न्यूक्लियस में जाके खुलेगी। और इस नली को हम क्या कहते हैं? पराग नली कहते हैं। इस नली को हम क्या कहते हैं भैया? पराग नली कहते हैं। अब जब पराग नली का, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागकण का अंकुरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यानी कि यहाँ से पराग नली का निकलना क्या कहलाता है? परागकण का अंकुरण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? परागकण का अंकुरण कहलाता है। तो यहाँ पे परागकण नली का निर्माण कर दिया। अब क्या होता है कि जो परागकण के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, कितनी कोशिकाएं होती है भैया? दो कोशिकाएं होती है। एक वर्धी कोशिका होता है, एक जनन कोशिका होता है। कौन सा होता है? जनन कोशिका। ठीक, यानी कि जर्म सेल होता है और बॉडी सेल या ककाई सेल होता है, जिसे हम हाँ। तो ये जो कोशिकाएं होती है इन नली से होते हुए अंदर आने लगती हैं। ये जो कोशिकाएं क्या होती है? धीरे धीरे सरकती अंदर आती है। कहाँ आती है भैया? बीजांडकाय में जाती है। कहाँ जाती है? बीजांडकाय में। जब ये धीरे धीरे अंदर आ जाती हैं तो यहाँ पे जब ये वर्धी कोशिका जब अंदर आता है तो इसे हम क्या कहते हैं? नलिका कोशिका, नलिका केंद्रक बना लेती हैं। ये जो वर्धी केंद्रक जो थी जब अंदर आती है तो ये क्या बना लेती हैं? ये इसे हम क्या कहते हैं? नलिका केंद्रक कहते हैं। नलिका केंद्रक कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं इसे? नलिका केंद्रक, यानी पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब क्या होता है? यहाँ से जो परागकण धीरे धीरे आएगा, सरकते हुए कहाँ चला गया? बीजांडकाय में। और हमने कहा कि परागकण के अंदर दो कोशिकाएं होती हैं। कितनी कोशिकाएं होती हैं? दो कोशिकाएं होती है। एक वर्धी कोशिका या कायिक कोशिका होती है, दूसरी क्या होती है? जनन कोशिका होती है, जर्म सेल होती है। जब ये धीरे धीरे अंदर को आती है ना, तो यहाँ पे देखिए हमने कहा कि दो प्रकार के, एक ध्रुवीय केंद्रक होता है और दूसरा होता है अंड कोशिका होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? निषेचन प्रक्रिया होगी। यहाँ पे क्या होगी? निषेचन होगा। ठीक है, यानी कि परागकण तथा स्त्री केसर में जो होते हैं अंडक यानी अंड कोशिका के बीच के संलयन को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। परागकण तथा अंड कोशिका के बीच संलयन को हम क्या कहते हैं? संलयन को
निषेचन कहते हैं। संलयन की प्रक्रिया को लिखेंगे ना, संलयन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि परागण तथा अंडकोशा के बीच संलयन। संलयन मतलब फ्यूज होना, आपस में मिलना। संलयन मतलब क्या होता है? आपस में मिलना, फ्यूज होना। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संलयन की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह फर्टिलाइजेशन क्रिया कब होती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने कहा कि ये जो पोलन ग्रेन होता है, जो पोलन ग्रेन होता है, ये किससे वर्तिका यानी कि परागनली से, यानी पोलन ट्यूब से होते हुए कहाँ पहुँचता है? अंडाशय में। या हम कह सकते हैं बीजांडकाय में। तो बीजांडकाय में हमने देखा कि यहाँ पे 2 कोशिकाएं एक होती है, जिसे हम क्या करते हैं? ध्रुवीय केंद्र कहते हैं, यानी पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं भैया, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और बीच की जो कोशिका होती है इसे हम क्या कहते हैं? अंडकोशा कहते हैं, यानी एक सेल कहते हैं। मैं पीछे डायग्राम में सबके बारे में बता दिया हूँ, आप लोग पिछले वीडियो देखेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा भैया। इसे क्या कहेंगे? अंडकोशा कहेंगे, एक सेल कहेंगे। तो होता क्या है कि जो इसमें से जो जनन कोशा होता है, यहाँ से तो पहले जब परागण जाएगा, परागनली आता है, इसको फाड़ते हुए भी अंदर पहुँच जाता है। ठीक, ये जो सहायक नली है, अगर वर्ग जो कोशिकाएं होती है इसे क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं, सिनर्जिक कहते हैं। जो अगर वर्ग कोशिकाएं होती है इसे क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। और बीच की जो कोशिका होती है इसे हम अंडकोशा कहते हैं। तो जब यहाँ से परागकण पहुँचता है तो इसमें जो दोनों कण क्या होते हैं? दोनों अलग अलग रहते हैं, यानी कि फट जाती है। ये झिल्ली जो होती है फट जाती है, यानी कि ये फट जाती है। और यहाँ से जो होता है, यहाँ से जो जनन कोशा होता है, कौन सा कोशा? तो हमने कहा कि यहाँ पे 2 कोशिका है, जनन कोशा एक वर्धी कोशा। अब जो जनन कोशा होता है यह जाके किसके साथ फ्यूज करेगा? अंडकोशा के साथ, यानी कि जनन कोशा प्लस अंडकोशा दोनों आपस में संलयनित होंगे। क्या होंगे? संलयनित होंगे। जब अंडकोशा और जनन कोशा जब संलयनित होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और निषेचन की प्रक्रिया में क्या बनते हैं? युग्मनज बनते हैं। युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया? जायगोट का। और जायगोट आगे चलकर, ये जायगोट क्या बनाता है भैया? भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है? जायगोट आगे चलकर विकसित होकर क्या बनाता है? भ्रूण, यानी कि एम्ब्रियो बनाता है। तो बात समझ में आया? यानी कि जो जनन कोशा होता है इसके साथ निषेचित होता है अंडकोशा के साथ, यानी जनन कोशा प्लस अंडकोशा के बीच निषेचित होता है, यानी संलयनित होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और निषेचन के दौरान हमने कहा कि अपरागकण तथा अंडकोशा के बीच संलयन की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, परागकण। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो यह निषेचन हो गया और जायगोट बना। जायगोट क्या होता है? विकसित होकर भ्रूण बनता है। दूसरी चीज क्या होता है कि जो इसमें जो वर्धी कोशा होता है ना, वर्धी या कायिक कोशा, जिसे हम बायोडिक कोशा कहते हैं, वर्धी या कायिक कोशा, इन दोनों के बीच में संलयन होता है। प्लस कौन सा कोशा? उसके साथ ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक के साथ ये दोनों संलयनित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक कोशिका, 2 कोशिका, यहाँ पे एक कोशिका और पहुंच गई। कौन सा कोशिका? यहाँ पे वर्धी कोशा। कौन सा कोशा पहुंचा भैया? वर्धी कोशा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा तब मजा आएगा। तो यहाँ पे जब ये कोशिका यहाँ पहुंच गई, कहाँ पे? ध्रुवीय केंद्र के साथ निषेचित हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 3 कोशिका है। यहाँ पे क्या है? यहाँ द्वितीय जायगोट, जब यानी कि n प्लस n मिलेंगे तो 2n बनते हैं भैया। 2n को हम क्या कहते हैं? द्विगुणित कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? द्विगुणित। और n को हम क्या कहते हैं? n को हम कहते हैं अगुणित। यानी गुणसूत्रों की संख्या जब अप्लाइड होगी, यानी कि यहाँ पे जब आधी होगी, और इसे भी क्या कहेंगे हम? अगुणित। तो n प्लस n, यानी n प्लस n मिलकर क्या होते हैं? 2n। तो 2n जब होगा तो ये हम क्या कहेंगे? द्विगुणित कहेंगे, यानी कि कोशिकाओं से गुणसूत्र जो दोगुनी हो गई। और दोगुनी जब होगा तो यहाँ पे युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होता है, और यह विकसित होकर भ्रूण बनाता है, यानी कि एम्ब्रियो बनाता है। क्या बना रहा है?
एम्ब्रियो बना रहा है, ठीक। और दूसरी तरफ हमने बताया कि जो दूसरी कोशिका होती है, वर्धी कोशिका या कायिक कोशिका होती है, यह किससे मिलता है? ध्रुवीय केंद्रक से। और ध्रुवीय केंद्रक में कितने केंद्रक हैं? 2 है। कितने न्यूक्लियाई हैं? पोलर न्यूक्लियाई की संख्या कितनी है? 2 है। तो यहाँ 2n + n, समझिएगा आप लोग, ये क्या है? कायिक कोशिका में n है और प्लस ध्रुवीय के साथ क्या है? 2n। तो यहाँ पे बराबर क्या होगा भैया? यहाँ पे होगा 3n, यानी इसे हम कहेंगे त्रिगुणित है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आता है कभी के दौरान, किस अवस्था में त्रिगुणित केंद्रक बनता है? तो हम कहते हैं कि जब ध्रुवीय केंद्रक और वर्धी केंद्रक जब आपस में संनिहित होते हैं तो यहाँ पे त्रिगुणित बनता है। क्या बनता है? त्रिगुणित, यानी 3 गुणित होते हैं। 3 कोशिकाएं होती है, हम क्या कहते हैं? त्रिगुणित कहते हैं। या हम इसे क्या कर सकते हैं? एक और है, इसका नाम त्रिसमेकन नाम है। क्या नाम भैया इसका? त्रिसमेकन, ठीक। याद रखिएगा आप लोग, या त्रिगुणित या त्रिसमेकन, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या जब 3 हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? त्रिगुणित कहते हैं। जब 2 हो जाती है तो उसे हम द्विगुणित कहते हैं, और जब 1 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अगुणित कहते हैं। तो यहाँ पे जब अंड कोशिका जनन कोशिका अगुणित थे, दोनों मिलकर क्या हो गए? द्विगुणित हो गए। लेकिन जब यहाँ पे क्या होता है कि जब वर्धी कायिक कोशिका और ध्रुवीय केंद्रक जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वर्धी कोशिका 1 होता है, ध्रुवीय केंद्रक 2 होते हैं, तो क्या बनते हैं? 3n बनते हैं, यानी त्रिगुणित या त्रिसमेकन बनते हैं। तो इस प्रकार से जब त्रिसमेकन बनता है तो ये जो आगे जाकर क्या बनाता है? यहाँ पे एक कोशिका बना देता है, एक कोशिका बनाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। क्या बनाता है? भ्रूण कोश। पहले भ्रूण कोश बनता है, फिर आगे जाके भ्रूण कोश बनाता है। और ये भ्रूण कोश का मतलब होता है कि वह कोशिकाएं जो भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। बात समझिए कि जो त्रिसमेकन होती है यह कोशिकाएं, यानी कि यहाँ जो निषेचन क्रिया होती है तो वर्धी जनन कोशिका और ध्रुवीय केंद्रक जो बनते हैं तो त्रिसमेकन बनते हैं। त्रिसमेकन आगे चल के भ्रूणपोष का निर्माण करता है, और भ्रूणपोष क्या करता है कि विकसित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यहाँ पे विकास होना चाहिए ना, इसका विकास होने के लिए क्या चाहिए? हमें पोषण चाहिए। और ये पोषण कहाँ से मिला हमको? भ्रूणपोष से मिला भैया। कहाँ से मिला है? भ्रूणपोष से। तो यानी कि भ्रूण के विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता कौन पूर्ति कर रहा है? भ्रूणपोष कर रहा है। तो इस तरह से एक चीज और ध्यान में रखिए भैया कि यहाँ पे जब एक बार में निषेचन क्रिया किसके साथ हुआ, यानी जनन कोशिका और अंड कोशिका के साथ हुआ, तो ये एक बार हो गया। दूसरी बार निषेचन क्रिया कब हुआ? वर्धी कायिक जनन कोशिका यानी वर्धी कायिक कोशिका और वर्धी या कायिक कोशिका, दूसरा है ध्रुवीय केंद्र के साथ। तो यहाँ पे एक और हो गया। तो यानी इसमें क्या होता है कि पुष्पों में द्विनिषेचन होता है। याद रखिएगा क्या होता है? द्विनिषेचन होता है। पुष्पों में क्या होता है भैया? द्विनिषेचन होता है, यानी कि 2 बार निषेचन होता है। पुष्प में निषेचन क्रिया कितनी बार हो रही है? 2 बार हो रही है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं, बाइफर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बाइफर्टिलाइजेशन कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि पौधों में द्विनिषेचन प्रक्रिया कब होती है? ठीक है, या द्विनिषेचन का पर टिप्पणी लिखिए। आपके क्वेश्चन में आएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि द्विनिषेचन क्रिया कब होती है, द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए। हम इसके बारे में पूरा लिखेंगे कि जब अंडाशय में जब परागकण के दोनों कण बारी बारी से, यानी कि जनन कोशिका और वर्धी कोशिका बारी बारी से निषेचित होते हैं, यानी एक बार अंड कोशिका के साथ जनन कोशिका, दूसरी बार ध्रुवीय केंद्र के साथ वर्धी कोशिका जब निषेचित होते हैं तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? हम द्विनिषेचन कहते हैं। तो अंड कोशिका के साथ जब जनन कोशिका निषेचित होता है तो उस समय क्या बनता है? भ्रूण का निर्माण होता है। और दूसरी बार जब ध्रुवीय केंद्र के साथ वर्धी कोशिका मिलता है तो उस समय क्या होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है, यानी भ्रूण को भ्रूणपोष की आवश्यकता होती है, यानी कि भोजन की आवश्यकता होती है, उसको आवश्यकता कौन पूर्ति करेगा? भ्रूणपोष करेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए कि पौधों में, पुष्पों में द्विनिषेचन प्रक्रिया होती है। क्या होती है भैया? द्विनिषेचन होती है। तो जब द्विनिषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, जब यहाँ निषेचन हो जाती है, यहाँ से भ्रूण बनता है और भ्रूणपोष बनता है। और इसके अतिरिक्त जो ये कोशिकाएं होती हैं ना,
देखिए इनमें कहा हमने अन्य कोशा क्या करा, जो सहायक कोशा होता है ये निषेचन में सहायता किया, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सहायक कोशा कहते हैं। और प्रतिमुख कोशा का कोई ज़्यादा क्रिया नहीं भैया, ये बाद में जाके नष्ट हो जाती है, इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक, यह जाके आगे क्या हो गई, नष्ट हो गई, और ये क्या हो गई, ये भी नष्ट हो गई। बचा कौन, भ्रूणकोश बचा और भ्रूण बना। तो जब ये धीरे धीरे विकसित होते हैं तो हम देखते हैं जो अंडाशय होता है, अंडाशय विकसित होकर फल बनाता है। ठीक है, अंडाशय से, अंडाशय क्या होता है, अंडाशय विकसित होकर क्या बनाता है, फल बनाता है। और बीजाणु जो विकसित होकर बीज बनाते हैं, जो इसमें जो बीजाणु होते हैं वह विकसित होकर क्या बनाते हैं, बीज। यानी अंडाशय से फल और बीजाणु से बीज का निर्माण होता है। बीज जो पौधे में जब, तो इसमें देखिए जो फल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सत्य फल, थोड़ा सा इसे हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, और दूसरा जो होता है असत्य फल, जिसे बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ठीक, सत्य फल और असत्य फल। तो हमने बताया था जब हम पुष्प की संरचना पढ़ा रहे थे, हमने कहा पुष्प के 4 चक्र होते हैं। इधर ध्यान दीजिए तब थोड़ा समझ में आएगा। पुष्प कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं भैया। एक होता है वाय दलपुंज, ठीक, जिसे हम काइलिक्स कहते हैं। दूसरा होता है दलपुंज, जिसे हम कोरोला कहते हैं। तीसरा होता है पुमंग, या इसे हम पुंकेसर भी कहते हैं। पुंकेसर को हम नर जनन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, नर जनन अंग। थोड़ा तेज हम लिख रहे हैं ना, नर जनन अंग। और चौथा जो होता है जिसे हम जायांग, या इसे हम स्त्री केसर कहते हैं। इसकी हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर इंस्ट्रूमेंट। और इसे हम क्या कहते हैं, मादा युग्म। ठीक, तो हम बात करें सत्य फल और असत्य फल। तो सत्य फल वे होते हैं जिनमें केवल और केवल पुमंग और जायांग भाग लेते हैं। क्या लेते हैं, इसके नीचे हमने बताया था, यहाँ पे एक वाय, और ये जो डायग्राम बनाए थे हम, तो जिसमें हम यानी वह फल, अगर फल के बनाने में, यानी फल के विकास में, यानी कि ये जो अंडाशय और बीजाणु, यानी कि पुमंग और जायांग भाग लेते हैं, ऐसे फल को हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं भैया। क्या कहते हैं इसे हम, सत्य फल कहते हैं। यानी कि फल के बनाने में, फल के विकास में केवल कौन कौन भाग ले रहे हैं, पुमंग यानी नर युग्मक और जायांग यानी मादा युग्मक, दोनों भाग लेते हैं केवल और केवल। तो ऐसे फल को हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। असत्य फल क्या होता है कि असत्य फल के विकास में चारों भाग लेते हैं, यानी वाय दलपुंज, पुमंग और जायांग भाग लेते हैं। ऐसे फल को हम क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं भैया। जैसे सेब, नाशपाती, ये क्या हो गया, असत्य फल हो गया। क्या हो गया, असत्य फल हो गया। ठीक, यानी कि फल बना, आप लोग सेब देखे होंगे, नाशपाती देखे होंगे, उसमें जो नीचे का जो वाय दलपुंज और दलपुंज होता है और पुमंग और जायांग चारों भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, फाल्स फल या फाल्स फ्रूट या असत्य फल कहते हैं। और जिसमें केवल दलपुंज और पुमंग और जायांग भाग लेते हैं फल के विकसित होने में, उसे हम क्या, उस फल को हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं, यानी फ्रूट्स कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। तो इस प्रकार के हम निषेचन की प्रक्रिया आपको समझा दिए हैं। अब जो आगे हम पढ़ेंगे कि मानव जनन, इसके बाद अगला टॉपिक हम लाएंगे मानव जनन। तो मानव जनन के बारे में पढ़ेंगे, मानव जनन किस प्रकार की प्रक्रिया होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आया और तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के यहाँ भेजिए और उनसे कहिए कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा ये जो फ्री का एजुकेशन है ये सबके यहाँ पहुँचे। तो ये वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।